मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश बीजेपी के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। देहरादून के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ली सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलवाई सदस्यता। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर में 3 दिन प्रचार का अनुरोध किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किलें। पाखरो टाइगर सफारी घपले मामले में ईडी ने की करीब 12.5 घंटे लंबी पूछताछ। तीसरे नोटिस पर ईडी के सामने हुए थे पेश। केदार घाटी में बारिश लगातार जारी। स्लाइडिंग जोन में फंसे तीर्थयात्रियों को जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। केदारनाथ में कई जगहों पर हो रहा भूस्खलन। तीर्थयात्रियों को बारिश के समय यात्रा न करने की सलाह दी गई। 1 ही महीने बाद शुरू हुई थी केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रा और बारिश से लैंडस्लाइड की संभावनाएं बढ़ी। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के आसपास लैंडस्लाइड जोन में लोगों को आवास खाली करने को लेकर नोटिस। कई क्षेत्रों में सामने आ रही लैंडस्लाइड घटनाएं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा। उधम सिंह नगर के एसडीएम अशोक जोशी खटीमा पहुंचे। एसडीएम ने कहा आपदा प्रभावित को धनराशि मुहैया कराई जाएगी। अब तक लगभग 24,000 लोगों को चेक वितरित किए गए हैं। संयुक्त विभागीय टीम ने भारत नेपाल सीमा पर हुए अतिक्रमण का सर्वे किया। उच्च अधिकारियों को भेजी गई सर्वे की रिपोर्ट। सुरक्षा एजेंसी अधिकारी, विभागीय कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। दिनेशपुर में अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। पश्चिम बंगाल और टनकपुर के बीच खेला गया मैच। टनकपुर की टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक। ऋषिकेश में पत्रकार पर हुए हमले को लेकर युवा पत्रकार संगठन पौड़ी ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पत्रकार लंबे समय से शराब माफियाओं के खिलाफ दिखा रहे थे खबर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम सदस्य रूप में सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी की सदस्यता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रहण की है। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी के प्रथम सदस्य बने सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि देहरादून के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उन्होंने सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये सदस्यता दिलवाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के तहत उत्तराखंड भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण कर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया है। हमने जिस तरीके से देखा कि बीते दिन किस तरीके से केंद्र के देश के प्रथम भाजपा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता ग्रहण की, वही जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता ग्रहण करते हैं, इसके बाद हर प्रदेश में ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। और इसी के तहत उत्तराखंड प्रदेश के प्रथम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये सदस्यता ग्रहण की। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ लेते हुए क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। कर्मठ और हजारों प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, आदित्य जी और पूरे इस समस्या अभियान के काम को गति देने का जिनके पास दायित्व है, श्री कुलदीप जी एवं हमारे
आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के, हमारे जिलों के सभी आदरणीय विधायकगण, सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले उत्तराखंड भाजपा सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर आप सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ता एवं सभी भाई बहनों का यहाँ पर अपनी ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे प्रदेश भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करके अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और इस अवसर पर मैं आप सबको देख रहा हूं, जिस प्रकार से आप सबके अंदर असीम जोश है, उत्साह है, ये बता रहा है कि सदस्यता का जो ये नया अध्याय आज हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं, बहुत ही बृहद होने वाला है, बहुत ही सशक्त होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल भाजपा केंद्रीय कार्यालय से सदस्यता अभियान की शुरुआत की और उसके बाद आज हम उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। यह सदस्यता अभियान महज एक सदस्यता अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारा संगठन पर्व भी है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नए सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। घर घर जाकर लोगों को पार्टी की रीति नीति और पद्धति से जोड़ने का काम करेंगे, उनको जानकारी देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही सबसे लोकतांत्रिक और जीवंत पार्टी भी है। वर्तमान में 18 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी होने के बावजूद पार्टी के संविधान के अनुरूप पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पुनः नए सदस्यों को जोड़ने की शुरुआत करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित होती है। इसके साथ ही भाजपा की यह परिपाटी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को अपने परिवार की तरह आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और सदस्य बनाने के बाद हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, उनको भूलते नहीं हैं। अब इस अभियान के तहत जो करोड़ों लोग भाजपा के सदस्य बनेंगे, वे हमारी पार्टी के लिए महज एक आंकड़ा नहीं होंगे, बल्कि वह सब हमारे परिवार के सदस्य होंगे। और कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े चले जाते हैं और करोड़ों करोड़ों की सदस्यता हो जाती है, भाजपा पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं उनसे कहता हूं, आज के समय में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है। हमारी पार्टी में जातिवाद, क्षेत्रवाद, धन बल, बाहुबल नहीं चलता है। हमारी पार्टी में बूथ पर काम करने वाले एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी उतना ही सम्मान देती है जितना कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मौका देती है और
उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने मैं भी हूं कि हमारी पार्टी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हैं या नहीं हैं। पार्टी तो बस आपकी पार्टी के प्रति जो ईमानदारी है, लगन है, निष्ठा है, समर्पण है, उसका हमेशा आकलन करती है। इसलिए राष्ट्र भावना को प्रथम मानकर हमारी पार्टी ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और हमारी सरकारों ने देश के अंदर अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे न देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का आने वाला भविष्य भी बेहतर हुआ है। हम सभी को याद होगा कि दशकों लंबी हमारी मांग के बाद हमारा प्रदेश उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ और उसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका तत्कालीन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने अपने कालखंड में अलग राज्य का निर्माण किया था, उत्तराखंड वासियों की भावना का सम्मान करते हुए। तो देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपको। जैसा कि ज्ञात है कि विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होना है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। की भूमिका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निभाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और सीएम धामी से 3 दिन प्रचार करने के लिए अनुरोध भी किया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिन प्रचार करेंगे जम्मू कश्मीर में। और सामान्य नागरिक संहिता जैसे बड़े फैसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश भर में चर्चा के विषय में बने रहे हैं हमेशा। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में 109 और देश के कई राज्यों में 95 बड़ी जनसभाएं और रोड शो में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान शिरकत की थी। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी 3 दिन लगातार प्रचार प्रसार का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। सीएम धामी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने पत्र भेजकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से जम्मू कश्मीर में 3 दिन के लिए प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया है। आपको यह भी बता दें कि सामान्य नागरिक संहिता सहित तमाम बड़े फैसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक की भूमिका निभा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 109 और देश के कई राज्यों में 95 बड़ी जनसभाएं और रोड शो में शिरकत उन्होंने की थी। प्रधानमंत्री जी पहले सदस्य बने हैं और उसके बाद आज पूरे देश के अंदर ये अभियान शुरू हो गया है। उत्तराखंड के अंदर भी आज अभियान प्रारंभ हो गया है। ये सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी है। नए सदस्यों को जोड़ने का काम भी हमारा इसमें होगा और एक बड़ी संख्या जो देश के अंदर 10 करोड़ नए सदस्यों को बनाने का लक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में लिया गया है। उत्तराखंड उसमें एक अच्छी भूमिका निभाएगा हमारे राज्य के अंदर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही घर घर तक पहुंची हुई है। उसको और हम और विस्तार देने का काम करेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे और पार्टी को सशक्त बनाएंगे। सर, आप जम्मू कश्मीर प्रचार के लिए भी जाएंगे? पार्टी के वहाँ पर कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रमों में जैसी व्यवस्था होगी, जहाँ पर भी पार्टी के योजना अनुसार कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करूँगा।
और अब आगे बढ़ते हुए बात पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह की करेंगे। डॉक्टर हरक सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि सोमवार को हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12.5 घंटे लंबी पूछताछ की। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पाखरू टाइगर सफारी घपले में पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से पूछताछ ईडी के द्वारा की गई है। लगभग 12.5 घंटे की ये पूछताछ। तीसरे नोटिस पर ईडी के सामने पेश हुए डॉक्टर हरक सिंह। सुबह करीब 10:30 बजे वो देहरादून में ईडी कार्यालय पहुंचे थे और रात करीब 10:30 बजे ईडी कार्यालय से बाहर निकले हैं। वही पूछताछ के बाद डॉक्टर हरक सिंह रावत ने वीडियो जारी कर कहा है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं उन्होंने ईडी के सामने दस्तावेजों के साथ जवाब दिए हैं और उन्होंने पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया है। आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी और आयकर जैसी जांच एजेंसी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। पाखरू टाइगर सफारी में भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। अगर कोई भी जांच एजेंसी इसे साबित करेगी तो वो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। ईडी ने लोकसभा चुनाव से पहले मुझे, जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था, तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था। तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपरिहार्य कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घेराव का कार्यक्रम था, तो डॉक्टर हरक सिंह रावत को सुन रहे थे आप, जहां पर लगातार 12.5 घंटे ईडी से पूछताछ हुई और उसके बाद जब वो घर लौटे तो इस तरीके से कुछ वीडियो जारी करते हुए अपनी बातों को मीडिया के सामने, अपनी बातों को जनता के सामने रखने का काम किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात केदारनाथ घाटी की करेंगे। केदार घाटी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के बीच केदारनाथ धाम दर्शन के बाद लौटे तीर्थ यात्री सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच स्लाइडिंग जोन में फंस गए थे। रास्ता बंद होने के कारण गौरीकुंड में करीब 1300 यात्री इकट्ठे हो गए, जिन्हें जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डीडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित सोनप्रयाग तक पहुंचाया। प्रशासन ने इस दौरान यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेते ही यात्रा पर आने की सलाह दी है। प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आप यात्रा करने आते हैं तो पहले किस तरीके का मौसम है, आगे आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसकी जानकारी लेने के बाद ही यात्रा पर आए। इसके साथ ही बरसात के समय यात्रा करने से बचने गर्म कपड़े, छाता और बरसाती साथ रखने की अपील भी की गई है। तो आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो 4 धाम यात्रा पे पहुंच रहा है, लेकिन लगातार मानसून के सक्रिय होने के बाद जो मुश्किलें हैं वो कई सारी मुश्किलें निकलकर सामने आती हैं, जिसके बाद अब प्रशासन की तरफ से ये अपील भी की गई है कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा पर आए। और चलिए आगे बढ़ते। केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग 1 महीने के अंतराल पर फिर से सुचारू हुई है, लेकिन एक बार फिर मार्ग के कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे यातायात मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी तीर्थ यात्रियों से बरसात के समय यात्रा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बरसात के समय लैंडस्लाइड की घटनाएं होने की संभावना अधिक होती है। कई क्षेत्रों में प्रशासनिक अमला मौजूद है और सभी लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह भी दी जा रही है। किस तरीके से करी जाएगी कि सुगम यात्रा चल सके केदारनाथ की? देखिए, आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में जब भी बरसात होती है, लैंडस्लाइड डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा बरसात हुई है। अगर बरसात बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बरसात होगी तो लैंडस्लाइड होगा ही होगा।
उसको रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे लैंडस्लाइड जहाँ पे हो रहे थे उसमें ट्रीटमेंट का कार्य किया गया है और पूरी तरह सफल रहा है। कोई वहाँ पे परेशानी नहीं हो रही है। चूँकि केदारनाथ जी का ट्रैक रूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी की क्वालिटी ऐसी है कि वो लैंडस्लाइड होता है लगातार, तो उसमें भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है, तत्काल नहीं कर सकते हम लोग। आप जानते हैं बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ पे काम करने में। उन सबको ध्यान में रखते हुए अभी जो प्रथम चरण में हमने कार्य करना था कि हमने यात्रा खोलना था, यात्रा मार्ग खोल दिया गया है, लोग जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तरकाशी की करेंगे। उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत के आसपास लैंडस्लाइड हो जाने से लोगों को आवासीय परिसर खाली करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए सभी लोगों को सुरक्षित अन्य स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि खतरे की जद में आने वाले सभी लोगों को अन्य सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि वर्णावत पर्वत पर 2003 में लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से होने लगी थी और उसके बाद प्रशासन ने ट्रीटमेंट का कार्य किया। अब इतने वर्षों बाद वर्णावत पर्वत के ट्रीटमेंट वाले क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। अभी डेटा हमारे पास नहीं है, बट नोटिस गया है और कुछ टाइम दिया गया उनको और बातचीत चल रही होगी जिला प्रशासन से। हम बहुत जल्दी समझते हैं कि खाली हो जाएगा, क्योंकि हम उसको परमानेंटली नहीं हटा रहे हैं। जहाँ भी खतरा है उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों के जान माल पे कोई खतरा ना हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह नगर की बात करेंगे। उधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी खटीमा पहुंचे थे। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आपदा धन राशि नहीं मिलने के कारण कुछ लोग तहसील पर आए थे। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि अब तक लगभग 24,000 लोगों को चेक वितरण किया गया है। वहीं खटीमा विधायक और नानकमत्ता विधायक से अपील की गई है कि वो जो आपदा प्रभावित लोग छूट गए हैं उनके लिस्ट प्रशासन को उपलब्ध करा दे। प्रशासन सर्वे कराकर आपदा धन राशि मुहैया कराएगा। वही एसडीएम अशोक जोशी ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जिसके लिए वो प्रमुखता से इसकी पहल कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि शासन प्रशासन के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, माफ कीजिएगा, पर्याप्त धनराशि है। आपदा धनराशि वितरण के लिए किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं देखी जा रही है और आगे भी इन तमाम कार्यों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, जैसा आपको विदित है कि आज तहसील में सुबह काफ़ी लोग यहाँ आए थे और उनका कहना ये था कि जो राहत राशि का वितरण है वो सभी को नहीं किया गया है। तो इस संबंध में मैं स्थिति ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 7 और 8 तारीख को जो बारिश हुई थी, आप सभी को पता है अत्यधिक मात्रा में हुई थी, पूरा खटीमा क्षेत्र में जल भरा हुआ था। और 9 और 10 तारीख तक हमारा तहसील प्रशासन, इवन जिला प्रशासन, हम लोग स्वयं थे, डीएम सर थे, कमिश्नर सर थे, इवन सीएम सर ने यहाँ विजिट किया था। तो ये जो लोग उसमें फंस गए थे, यानी जिनके घरों में पानी भर गया था, तो उन परिवारों को निकालने में हमें 2 दिन का टाइम लगा। जगह जगह हमने राहत कैंप खोले थे। उसके बाद विद इन 3 डेज तहसील प्रशासन ने लगभग 15,000 लोगों को जो पात्र थे उनको अहेतुक धनराशि का वितरण किया चेक के माध्यम से। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमने तहसील ने टोटल 24,040 लोगों को चेक वितरण कर दिया गया है। हो सकता है कि चूँकि पूरा खटीमा क्षेत्र उससे प्रभावित था, नानकमत्ता का क्षेत्र प्रभावित था, तो हो सकता है कुछ लोग इसमें छूट गए हों। तो मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी लोगों से ये अपील है कि वो ऐसे व्यक्तियों की कोई लिस्ट अगर वो तैयार कर सकें तो वो लिस्ट बना के कि कौन कौन लोग छूट गए हैं, वो लिस्ट हम तहसील प्रशासन को दे दें, एसडीएम साहब को दे दें। हम उनकी पुनः जांच करा के जो भी पात्र व्यक्ति होगा उसको आवश्यक रूप से धनराशि का वितरण करा देंगे। मैं आपके माध्यम से डीएम सर का भी मैसेज सभी को देना चाहता हूँ। डीएम सर ने भी अपील की है कि वो उन्होंने एमएलए साहब खटीमा, एमएलए साहब नानकमत्ता, दोनों से और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी उनके द्वारा भी अपील की गई है कि वो अपने स्तर से लिस्ट बना के हमारी तहसील को दे दें, तो हम उनमें जांच करा के लोगों को धनराशि का वितरण कर देंगे। देखिए, दैवीय आपदा एक ऐसा प्रकरण है जो
जिसमें ये आप भी मानेंगे, सभी लोग मानेंगे कि इसमें व्यक्तिगत स्वार्थों या अगर कोई व्यक्तिगत मनमुटाव है उसको छोड़ के एक समग्र रूप से तहसील प्रशासन का सभी लोग सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत 1 सितंबर को ये स्पष्ट घोषणा कर दी गई थी कि जो भी आपदा में ग्रस्त लोग हैं उनको तत्काल सहायता जो दी जा रही है तो 5,000 रुपये की धनराशि वो सभी लोगों को दी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही प्रशासन द्वारा नहीं बरती जा रही है। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जब 31 और 1 तारीख को खटीमा भ्रमण पे थे तो हमने उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बात रखी कि कुछ लोग यहाँ पे छूट गए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि वे जो भी बचे हुए लोग हैं जिनको वास्तव में जिनको सहायता की आवश्यकता है उनके तक पहुँचें और उनकी सहायता करें। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में आज देखा गया कि कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये स्पष्ट घोषणा कर दी गई तो लेकिन आज माननीय विधायक जो हमारे खटीमा क्षेत्र के जिन्होंने सिर्फ धरना प्रदर्शन की ही बात करते हैं और उनका दूसरा कोई कार्य ऐसा लगता है कि रह नहीं गया है, तो मेरा माननीय विधायक जी से कहना है कि जब परसों आपने स्वयं समय लेकर के उनसे पहले वार्ता रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारतीय जनता पार्टियों की कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं को देखते हुए जो भी मदद की बात की वो पूरी तरीके से रखी गई और उन्होंने कहा कि वो सभी लोगों को इस मदद को दिलवाएंगे। तो मेरे ख्याल से 25 करोड़ रुपए की उन्होंने जो आर्थिक सहायता की घोषणा कर रखी है वो धीरे धीरे सभी वर्गों के लोगों को मिलेगी। तो मेरा माननीय विधायक जी से स्पष्ट कहना है कि वह कम से कम ये नौटंकी बंद करें और जनता के बीच भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा ना करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोगों को यह अहेतुक सहायता दी जाएगी। और अब आगे बढ़ते हुए बात खटीमा विधानसभा क्षेत्र की करेंगे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के मेलाघाट क्षेत्र से लगी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के पालन और निर्देशों के अनुसार सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे शुरू किया है। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सीमा सुरक्षा क्षेत्र में नोमैन्स लैंड 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया है। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय।